वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चैप्टर 51। सिमरन अपने माता पिता से और भाइयों से मिलती है। मेहर भी करण जी और सिमसा से मिलता है। सिमरन की पहचान के बारे में जानकर आशी और नव्या चिढ़ जाती है। उन दोनों को सिमरन की किस्मत से जलन हो रही थी और वे आने वाले समय में सिमरन को हट करने के बारे में सोचती है। अब आगे समर और सिराज सिमरन के पास आते हैं। सिमरन उन दोनों के पैर छूने लगती है। समर उसे ऐसा करने से रोकते हुए पकड़कर अपने गले लगा लेता है। तभी सिराज बोलता है, सिम्मी मैं भी हूँ। सिमरन प्यार से सिराज की तरफ देखते हुए कहती है, भाई साहब हमें पता है, लेकिन आप ही दूर खड़े हैं, हम क्या करें। सिराज और समर दोनों सिमरन को अपने गले लगा लेते हैं। करण जी अजीत जी मिलवाते हुए कहते हैं, ये आपके काका सा है। सिमरन उनके पैर छूती है। वे सदा सौभाग्यवती रहो का आशीर्वाद देते हैं। करण जी आदित्य जी अभिनव जी से मिलते हैं। सिमसा करुणा जी प्रिया जी अंजलि जी से मिलती है। अजीत जी सभी को महल चलने को बोलते हैं। बाकी तो सब ठीक था, लेकिन सिमरन की सिक्योरिटी को देखते हुए उसका बाहर निकलना मुश्किल लग रहा था, क्योंकि लोगों की भीड़ इतनी बढ़ चुकी थी। पूरा एयरपोर्ट खचाखच भरा हुआ था। पुलिस और बॉडीगार्ड्स भीड़ हटाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा था। आदित्य जी और अभिनव जी की फैमिली इतनी भीड़ को देखकर बहुत वंडर कर रहे थे। आशी नितिन से कहती है, ये इतने लोग तय क्यों जमा हुए हैं। सब लोग उसे ऐसे देखते हैं जैसे किसी पागल को देख रहे हो। अलनीति कहती है, ये लोगों की भीड़ अपनी प्रिंसेस से मिलने आए हैं। प्रिंसेस मीन सिमरन सेल। नितिन आशु से कहता है, भाई विश्वास नहीं हो रहा है। सिमरन करण जी की बेटी है, जो पूरे वर्ल्ड में बहुत फेमस है। उनकी राजकुमारी है, और तो और भीड़ को देखो जो सिर्फ सिमरन से मिलना चाहती है। आशु कहता है, यही सच है। नव्या गुस्से से कहती है, इस नौकरानी की किस्मत इतनी अच्छी होगी, मैंने सोचा नहीं था। जिसे सुन नितिन बोलता है, नौकरानी उसे तुमने बनाया था, वो तो पैदा राजकुमारी हुई थी, और अब तुमने सिमरन के खिलाफ एक भी शब्द बोला तो मैं तुम्हें यही सबके सामने थप्पड़ लगा दूंगा। और करण जी तो बाद में मेहर तुम्हारा क्या हाल करेगा सोच लेना। इसलिए तुम्हारे दिमाग कोई भी ऐसे प्लान हो जिससे सिमरन को नुकसान पहुंचे, वो निकल देना। मोम आप अच्छी तरह से इन दोनों को समझा देना, और आप दोनों भी ध्यान रखना, ऐसी वैसी कोई हरकत मत करना। अपनी इज्जत का ना सही दादू की इज्जत का ध्यान रखना। उन चारों को नितिन की बात से बहुत गुस्सा आता है, लेकिन कुछ कहती नहीं है। जब भीड़ बहुत बेकाबू ही जाती है तो सिमरन रिपोर्टर के हाथ से माइक लेकर अपनी मीठी आवाज में बोलती है, खम्मा घनिया आप सभी को। इस तरह अव्यवस्था करने से आप में से किसी को भी चोट लग सकती है। कृपया आप सभी शांति से खड़े रहे। मैं आप सभी से मिलने ही यहाँ आया हूँ, इसलिए ऐसा ना करे जिससे किसी का कोई नुकसान हो। सिमरन की सिर्फ ये 2 लाइन सुनकर सभी लोग लाइन में खड़े हो गए और इतनी शांति छा गई कि सभी लोग सिमरन को देखने लगे। अब सिमरन और मेहर सबसे आगे चलते हैं। उनके पीछे करण जी, सिमसा, समर, सिराज और बाकी लोग थे। चारों ओर से उन सभी को बॉडीगार्ड्स ने घेर रखा था। भीड़ में सभी लोग बस सिमरन को देखे जा रहे थे। सिमरन एयरपोर्ट को देख रही थी, जो पूरा फूलों से सजा हुआ था। भीड़ में से एक आदमी दूसरे से बोलता है, हमारी राजकुमारी कितनी सुंदर है। इनका रंग तो दूध जैसा सफेद है, आंखें कैसे समुद्र के पानी की तरह नीली है। भीड़ में सब सिमरन की सुंदरता के बारे में ही बातें कर रहे थे। सिमरन सभी के आगे हाथ जोड़कर चल रही थी। लोग तो बस मंत्रमुग्ध होकर उसे देखे जा रहे थे। समर सिमरन को कहता है, सिम्मी तेरी आंखें मुझ पर गई है। सिमरन कहती है, अब बहन तो अपने भाई पर ही जाएगी। करण जी और सिमसा जब सिमरन के बारे में लोगों द्वारा की गई बातें सुनते हैं तो बहुत खुश होते हैं। ऐसे ही अब सभी गाड़ियों तक पहुंच जाते हैं। सिमरन और मेहर को उनके लिए सजाई गई विशेष बगी में बैठाया जाता है। नव्या सर आशी जब सजी हुई बगी को देखती है तो दौड़कर आती है और कहती है, सिमरन तुम किसी गाड़ी में बैठ जाओ, इसमें हम बैठेगी, चलो उतरो जल्दी से, नहीं तो मोम को बुलाऊं क्या। वो जब 2-4 थप्पड़े लगाएगी तुम्हें तब उतरोगी। वो बगी को देखकर भूल जाती है वो कहाँ खड़ी है और किसके सामने सिमरन से बात कर रही है। भीड़ में कुछ लोगों ने ये बात सुन ली। उनमें से एक आदमी बोलता है, कौन है ये गंवार लड़की जो हमारी राजकुमारी से इतनी बदतमीजी से बात कर रही है, इसे अभी सबक सिखाते हैं। ऐसा बोलकर भीड़ में से कुछ लोग आशी और नव्या की तरफ बढ़ने लगते हैं। वो दोनों डर जाती है और नितिन के पीछे छिप जाती है। नितिन कहता है, मैंने पहले ही कहा था अपना मुंह बैन रखना, लेकिन तुम लोगों की आदतें सुधर नहीं सकती। तभी सिमरन कहती है, ये दोनों नादान है, इन्हें नहीं पता ये कहाँ खड़ी है। सर इन्हें इनकी बदतमीजी की सजा मिलेगी, आप हमारा विश्वास कीजिए। सिमरन की बात को सुनकर सभी क्षहप हो जाते हैं। अब कल देखते हैं सिमरन क्या सजा देती है। आशी और वनव्या को कल महल और उदयपुर में सिमरन का भव्य स्वागत होगा। महल के लोगों का क्या हाल कैसा होगा जब वो ऑन्स देव सिमरन का ऐसा तैयार देखते हैं। सिमरी हद से ज्यादा गुस्सेल है। चैप्टर 52। सिमरन सभी से मिलती है, लोगों की भीड़ को शांत करती है। सभी लोग सिमरन की सुंदरता की तारीफ करते हैं, जिसे सुन करण जी और सिमसा बहुत खुश होते हैं।
सिमरन मेहर जे साथ जब बगी में बैठती है तो नव्या उसे डांट कर बगी से उतरने को कहती है। नव्या का सिमरन से इस तरह बात करना वहां किसी को पसंद नहीं आया और भीड़ में से 2-4 लोग उन्हें सबक सिखाने आगे आने लगते हैं। ये देख आशी और नव्या नितिन के पीछे छिप जाती है। वही सिमरन बात को संभालते हुए उन लोगों को आश्वासन देती है कि वो उन दोनों को उनकी गलती की सजा देगी, तब वो लोग शांत होते हैं। अब आगे इधर महल में सिमरन के आने की खुशी में सभी लोग उसके स्वागत की तैयारी कर रहे थे। सिमरन के दादाजी कहते हैं जल्दी सारी तैयारी कर लो, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, कई सालों बाद इस महल की राजकुमारी आ रही है। तभी रेवा केसर की बेटी कहती है नाना सा हम इस महल की राजकुमारी नहीं है क्या? महेंद्र जी कहते हैं नहीं, आप अपने पिता के घर की राजकुमारी है, इस महल की एक ही राजकुमारी है सिमरन। केसर को बहुत गुस्सा आता है। वो कहती है बाबा सा इतने सालों से रेवा ही यहाँ रही है, आप चाहे माने या ना माने रेवा का और जोरावर दोनों का भी इस महल पर हक है जो उनसे कोई नहीं छीन सकता। आपकी वो राजकुमारी सिमरन भी नहीं है। महेंद्र जी को गुस्सा आता है और वो कहते हैं केसर आपको आपके हिस्से की संपत्ति हम पहले ही दे चुके हैं, अब ये जो भी है करण का है और मुझे पता करण अपनी वसीयत पहले ही बना चुके हैं, इसलिए अपने दोनों बच्चों का हक अपने ससुराल जाकर मांगो। यहाँ से अब तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। जोरावर करण की कंपनी में एक एम्प्लॉय है, उसे मलिक समझने की गलती मत करना, नहीं तो करण बाद में देखेगा समर और सिराज दोनों डेविल है, फिर हम भी कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए अच्छा यही होगा इतने साल महल में रह ली तुम, अब सिम्मी बेटा के साथ कुछ दिन रुको फिर जाकर अपनी ससुराल संभालो। केसर को बहुत गुस्सा आता है। वो मन ही मन कहती है इनकी इस राजकुमारी को मैंने अपने रास्ते से नहीं हटाया तो मेरा बरसों पुराना सपना इस महल पर राज करने का कभी पूरा नहीं होगा। मुझे जल्द ही जोरावर से इस बारे में बात करनी होगी। केसर अपने रूम में आकर डोर लॉक करती है और जोरावर को फोन लगाती है। जोरावर इस समय ऑफिस में था, वो कोई जरूरी काम कर रहा था। इस समय अपनी मासा का कॉल देख रिसीव करता है और कहता है क्या हुआ मासा, आज इस समय आपने कॉल किया, आपकी तबीयत तो ठीक है? केसर कहती है आप एक साथ इतने सवाल पूछेंगे तो हम जवाब कैसे देंगे, वैसे खैर ये सब छोड़ो, हमने आपको जरूरी काम से फोन किया है। अपनी और महेंद्र जी के बीच हुई सारी बातें बता देती है। जोरावर कहता है नाना सा ऐसा कैसे कह सकते हैं कि हमारा कोई हक नहीं है और मुझे अपना हक लेना आता है। उस सिमरन का काम तमाम जल्दी ही कर देंगे, आप चिंता मत करो, आज तो आप उसका स्वागत करो ताकि किसी को हम पर शक नहीं हो। इस महल में कई आदमी मेरे हैं जो मेरे एक इशारे पर मारने और मरने के लिए तैयार है। उस पिद्दी सिमरन से डरने की कोई जरूरत नहीं, उसको रास्ते से हटाना मेरा बाएं हाथ का काम है, वो जल्द ही हो जाएगा। ये सारे लोग उसकी मौत का मातम मनाएंगे, तब हम ये सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कराकर इन सभी को ये से धक्के मारकर बाहर निकल देंगे। ऐसा बोलकर वो कॉल कट कर देता है। इधर एयरपोर्ट से सिमरन मेहर के साथ बगी में रवाना होती है। उसके चारों ओर बॉडी थे। सिमरन मेहर से कहती है महाराज ये भी दुश्मनों की कमी नहीं है, वो महल में हमारा इंतजार कर रहे हैं और मौका ढूंढ रहे हैं हमें मौत के घाट उतारने का। मेहर कहता है महारानी आप क्यों चिंता कर रही है, जबकि आप जानती है वो आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। एल महल के दुश्मन न तो आपको कोई हानि पहुंचा सकते हैं और ना ही आपके परिवार को, इसलिए आप बेफिक्र होकर रहे, हम तो हर पल मरते दम तक आपके साथ हैं। मेहर जैसे ही मरने की बात करता है सिमरन उसके मुंह पर अपना हाथ रख देती है और कहती है महाराज आज तो आपने मरने की बात कह दी, आइंदा से ऐसी बात की तो हम आपसे बात नहीं करेंगे। मेहर कहता है अच्छा अब नहीं कहेंगे कभी, पर अब तो नाराज मत होइए जान, आपको पता है ना हम सब सह सकते हैं लेकिन आपकी नाराजगी नहीं है। सिमरन मेहर का हाथ पकड़ मुस्कुरा देती है। मेहर भी खुश हो जाता है। जहां जहां से सिमरन की बगी निकल रही थी उन रास्तों पर हजारों की संख्या में लोग खड़े, सिर्फ एक ही आवाज आ रही थी हुक्मरानिसा की जय। आशु कहता है दादू सिमरन को हुक्मरानिसा क्यों बोल रहे हैं? आदित्य जी कहते हैं सिमरन ही यहाँ की हुक्मरानिसा बनेगी। आदित्य जी और अभिनव जी की फैमिली सिमरन के लिए लोगों का प्यार देखकर बहुत खुश होती है। अंजलि प्रिया जी को कहती है दीदी आपकी बहू तो बहुत फेमस है, यहाँ के लोग कितना प्यार करते हैं इनसे, जो अपने काम धंधे छोड़कर अपनी हुक्मरानिसा के स्वागत में खड़े हैं सिर्फ उनकी एक झलक पाने को। प्रिया जी कहती है हाँ छोटी, मैं भी ये देखकर बहुत खुश हूँ कि मेरी बहू को लोग कितना पसंद करते हैं। ऐसे ही जयक्रो के बीच सिमरन की बगी आगे बढ़ी है। लोग उस पर फूलों की वर्षा कर रहे थे, पीछे करण जी कर थी। वो सिमसा को कहते हैं अगर उस दिन सिमरन को आदित्य जी को मही देना पड़ता तो जब हम हॉस्पिटल से सिमरन के साथ आते तब भी सिम्मी का स्वागत यहाँ की जनता ऐसे ही करती है। सिमसा कहती है राजा साहब आज जनता का जोश दुगुना है क्योंकि इस दिन का इंतजार हमारे साथ ये सब भी तो कर रहे थे। सभी हंसी खुशी आगे बढ़ रहे थे, तभी अचानक सारी कारें रुक जाती है और सभी की नज़र सिमरन पर जाती है। ऐसा क्या हुआ जो सारी कारें रुक गई और सब सिमरन को देखने लगे? इसका पता तो कल वाले एपिसोड में ही चलेगा कि ऑन्स क्या हुआ। चैप्टर 53
सिमरन और मिहिर के साथ सभी एयरपोर्ट से रवाना हो जाते हैं। सबसे आगे सिमरन की बगी चल रही थी और पीछे बाकी के सभी सदस्यों की कारें चल रही थी। सब तरफ से एक ही आवाज आ रही थी, हुकुमरानिसा की जय। उद्धरण चिन्ह। परिवार के सभी सदस्य सिमरन के लिए जनता का इतना प्यार देखकर खुश हो रहे थे और वही कुछ लोग जलकर रख हो रहे थे। ऐसे ही सब आगे बढ़ रहे थे कि अचानक सब कारें रुक जाती है और सभी लोग और आदित्य जी की फैमिली, अभिनव जी की फैमिली सिमरन को देख रहे थे। अब आगे सभी अपनी कार में से निकल आते हैं और देखते हैं बगी में जो 2 घोड़े लगे थे उन दोनों घोड़ों पर सिमरन और मिहिर बैठे थे और बगी का पहिया उससे अलग निकलकर एक तरफ पड़ा हुआ था। बगी की ऐसी हालत देखकर सभी को अंदाजा हो गया था कि बगी के साथ क्या हुआ। भीड़ में सभी लोग शांत हो चुके थे। करण जी और सिमसा दौड़कर सिमान के पास जाते हैं और कहीं लगी तो नहीं पूछते हैं। तभी मिहिर कहता है, आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक है, सही टाइम पर हम बगी में से निकल गए। सिमरन कहती है, बाबासा और मासा, डोंट वरी, आई एम फाइन बिकॉज आई एम योर डॉटर एंड डेविल्स वाइफ। सिमरन की बात सुनकर सभी मुस्कुरा देते हैं, पर हमारे मिहिर जी सिमरन को टेढ़ी नज़र से देखते हैं, जिसे देखते हुए सिमरन आई विंक कर देती है, जिस पर मिहिर भी मुस्कुरा देता है। करण जी समझ जाते हैं ये किसी की साजिश है। वो समर और सिराज को कॉल करके कुछ कहते हैं। समर कहता है, ठीक है। अब मिहिर और सिमरन दोनों अपने अपने घोड़े पर बैठे थे। वो दोनों एक दूसरे को आंखों से कुछ इशारे करते हैं, जिस पर सिमरन पलकें झपकाकर मिहिर को आश्वस्त करती है कि वो ठीक है। थोड़ा आगे चलने के बाद सभी रुक जाते हैं। सिमरन और मिहिर दोनों घोड़े से उतरकर कार में बैठ जाते हैं। सभी कारें महल की तरफ बढ़ जाती है। मिहिर कार का पार्टीशन लगा देता है और सिमरन को सीट से उठाकर अपनी गोद में बैठा देता है। मिहिर ने ये सब इतना जल्दी किया कि सिमरन को पता ही नहीं चला कि वो कब मिहिर की गोद में आ गई। मिहिर सिमरन के फेस को एक तक देखे जा रहा था। दिमरन से मिहिर की नज़रों की तपिश बर्दाश्त नहीं हुई जब वो बोल गई, महाराज सी से क्या देख रहे हैं आप। मिहिर कुछ नहीं बोलता और सिमरन को लीप किस करने लगता है। सिमरन भी उसका साथ दे रही थी। दोनों एक दूसरे को महसूस कर रहे थे। सिमरन के हाथ मिहिर के बालों में चल रहे थे और मिहिर के हाथ सिमरन की बॉडी को एक्सप्लोर कर रहे थे। दोनों एक दूसरे में डूबे हुए 20 मिनट हो गए। जब सिमरन को सांस लेने में तकलीफ होती है तब मिहिर उसे छोड़ता है, उसकी पीठ पर हाथ फेरकर उसे नोमल करता है। मिहिर सिमरन के कपड़े सही जरता है जो अस्त व्यस्त हो गए थे। थोड़ी देर बाद ढोल नगाड़ों की आवाज़ें आती है, जिसे सुन सिमरन कहती है, महाराज लगता है महल आ गया है। मिहिर कहता है, आप हमें महाराज हमारे राज्य में ही कहेगी, यहाँ आप हमें मिहिर नाम से ही बुलाएगी। सिमरन कहती है, ठीक है मिहिर जी। सारी कारें महल के बड़े गेट से अंदर एंटर कर रही है। सभी महल की खूबसूरती को देखकर दंग रह जाते हैं। आशु नव्या से कहती है, क्या ठाठ है इसके, इतना बड़ा महल। गार्ड्स आकर मिहिर की गाड़ी का गेट खोलते हैं। मिहिर और सिमरन बाहर आते हैं। महल के सभी लोग मिहिर की सुंदरता देख रहे थे। महल में काम करने वाली एक लेडी कहती है, कोई इतना सुंदर कैसे हो सकता है। सभी लोगों का भी यही हाल था। दादसा अपने गठ में आरती की थली लेकर खड़ी हो रही है। मिहिर और सिमान की आरती उतरकर उनकी नज़र उतारती है। सिमरन को अपने गले से लगा देती है और कहती है, कितना इंतजार करवाया आपने, अब कहीं नहीं जाने देंगे। मिहिर सर सिमरन उनके पैर छूटे हैं, फिर दादा से मिलते हंसी ऐसे करते हैं सभी से मिलते हैं। सिमसा दोनों को पूजा कक्ष में ले जाती है। वह उन्हें भगवान के आगे जार जलाने को कहती है। सिमरन जोत जलाती है और दोनों माथा टेक लेते हैं। वह से बाहर आकर बाकी सबसे मिलते हैं। केसर आकर सिमरन से कहती है, बेटा मैं तुम्हारी बुआ हूँ। सिमरन कहती है, मैं आपको अच्छी तरह से जानती हूँ, आप मेरी प्यारी इकलौती बुआ जी है। इतना बोल सिमरन वह से मिहिर के पास चली जाती है। दादा दादी तो दोनों की जोड़ी की बुलाया ले रहे थे। रेवा जब मिहिर को देखती है तो उसके हैंडसम चेहरे पर फिदा हो जाती है और अपने आप से कहती है, सिमरन के मारने के बाद ये हैंडसम चेहरा मेरा होगा। समर और सिराज बाकी सभी गेस्ट्स के रहने जा अरेंजमेंट देख रहे थे। वैसे सबके रूम्स पहले ही डिसाइडेड थे। वे सर्वेंट को बता रहे थे। सभी गेस्ट्स अपने रूम में चले जाते हैं फ्रेश होने को। अब हॉल में घर जे मेंबर्स सिमरन और मिहिर ही बचे थे। सभी बैठे थे। महेंद्र जी कहते हैं, करण आप हमारे कुलगुरु को भी संदेश भिजवा दीजिए कि हमारी प्रिंसेस आ गई है और इनके राज्याभिषेक की तिथि वो बता दे तो हम इन्हें राजगद्दी सौंप दे। राज्याभिषेक का सुनते ही केसर के हाव भाव बदल जाते हैं। वो कहती है, सिम्मी बेटा अभी तो आया है, अभी उसे आराम करने दो, इतनी क्या जल्दी है, मैंने सही कहा ना सिम्मी बेटा। सिमरन कहती है, मैं इसीलिए तो यह आया हूँ कि जल्दी से जल्दी अपनी जिम्मेदारी संभालूं, फिर मैं अकेली नहीं हूँ। बाबा सा, मिहिर जी, काका सा, दोनों भाई सा है। आप बुआ जी अपना ध्यान रखे, बस मेरे आराम को चिंता ना करे। मुझे तो इसे सारा कचरा साफ करना है जिससे महल की हवा दूषित हो रही है। सिराज कहता है, सिम्मी तुम तो बहुत स्मार्ट हो गई हो, आते ही महल के कचरे को पहचान लिया। तभी सिमरन ऐसा कुछ कहती है जिसे सुनकर सभी एक दूसरे को देखने लगते हैं। चैप्टर 54।
सिमरन पर साजिश के तहत अटैक होता है, लेकिन उस वक्त सिर्फ सिमरन के बारे में सोच कोई एक्शन नहीं लिया और महल रवाना हो जाते हैं। महल में सिमरन का भव्य स्वागत किया जाता है, सभी मेहमानों को उनके रूम में ठहराया जाता है। सिमरन नीचे हॉल में सभी परिवार वालों से बात करती है, मेहर भी उसके साथ था। सिमरन की भुआजी तो अंदर ही अंदर प्लान कर रही थी सिमरन को मारने के, जिसमें उसका बेटा भी उसके साथ होता है। रेवा की नज़र मेहर पर होती है, वो भी सिमरन को अपने रास्ते से हटाना चाहती थी जिससे मेहर उसका हो जाए। अब आगे सिमरन सभी के साथ नीचे बैठी थी और महेंद्र जी सिमरन के लिए राजगद्दी पर बैठने की मुहूर्त की बात कुलगुरु से करने के लायक कहते हैं, जो बात केसर को अच्छी नहीं लगती है। सिमरन कहती है वो भी जल्दी से जल्दी अपना कार्यभार संभालना चाहती है ताकि महल की हवा को शुद्ध कर सके। सिराज कहता है, सिम्मी आते ही तुमने महल के कचरे को पहचान लिया। सिमान कहती है, इसी कचरे की वजह से उसे इतने साल अपने माँ बाप से दूर रहना पड़ा और अब भी कोई भरोसा नहीं कि ये कचरा कब महल की हवा को दूषित करने की कोशिश करे। तभी समर कहता है, इस बार कचरे को ही जलाकर रख कर देंगे, इस बार मासा बाबासा अकेले नहीं है, हम सब भी है। ऐसे ही सब बातें कर रहे थे सिमरन करण जी और सिमसा के बीच जाकर बैठ जाती है। मेहर के पास की जगह खाली देख रेवा वह आकर बैठने लगती है। सिमरन कुछ कहती उसके पहले मेहर कड़क आवाज में कहता है, आप जहां बैठी थी वही ठीक थी, ये जगह सिमान की है। केसर कहती है, तो क्या हुआ जमाईसा? सिमरन अभी भाईसा भाभीसा के पास बैठी है और रेवा आपके पास बैठ भी जाती है, तो क्या हुआ, आपकी साली ही है। रेवा को कहती है, बैठ जाओ बेटा जमाईसा के पास। रेवा जैसे ही बैठने लगती है, मेहर गुस्से से कहता है, एक बार कही बात समझ नहीं आती है क्या तुम्हें? अगर यहाँ बैठ गई तो तुम्हारा वो हाल करूंगा जो बटम और तुम्हारी माँ मरते डैम तक याद रखोगी। और एक शादीशुदा आदमी के पास बैठना शोभा देता है क्या? यही संस्कार दिए हैं तुम्हारे माता पिता बेल। केसर गुस्से में बोलती है, मेहर जी इतनी सी बात का इतना बड़ा इशू बना दिया आपने। मेहर कहता है, इशू में नहीं आप बना रही है, और अगर ये बैठी तो इसके साथ जो भी होगा उसकी जिम्मेदार आप होगी। केसर को तो कैसे भी करके मेहर और सिमरन को गुस्सा दिलाना था जिससे वो दोनों ये से चले जाए। तभी सिमरन कहती है, रेवा अगर अब तुम अपनी जगह नहीं बैठी तो सीधा तुम सभी का महल निकाला होगा, वो भी अभी। केसर कहती है, बाबासा कल की आई हुई लड़की हमें अब महल से बाहर निकालेगी, ये दिन आ गए अब हमारे। महेंद्र जी कहते हैं, यही लड़की हमारी पोती है और होने वाली हुक्मरानसा, इसलिए आइंदा लड़की शब्द का उपयोग नहीं होना चाहिए और अपनी बेटी को संभाल कर रखो, घर के दामाद पर डोरे डालना उचित नहीं। अगर तुम ऐसा नहीं कर सकती हो तो उसे अपने घर भेज दो। अगर सिमरन को या जवाईसा को गुस्सा आ गया तो उन्हें क्या सजा देंगे, उसमें हम भी कुछ नहीं कर पाएंगे। मेहर सिमरन से कहता है, मुझे अपना रूम बता दो, मेरी मीटिंग ही अभी थोड़ी देर से। मेहर को अब अपनी कंपनी का काम यहीं से संभालना था तो उसकी अब सारी मीटिंग्स ऑनलाइन ही होने वाली थी, अगर ज्यादा ही जरूरत हुई तो वो या निखिल को जाना पड़ सकता है। समर मेहर के साथ जाकर उसे उसका और सिमरन का रूम बताता है। पीछे पीछे सिमरन भी आ जाती है क्योंकि उसे भी फ्रेश होना था। सिमरन जब रूम में आती है और जब पूरे रूम को देखती है तो खुशी से उसकी आंखें चमक उठती है। समर कहता है, प्रिंसेस रूम कैसा लगा? सिमरन कहती है, ये तो बहुत बड़ा है और बहुत सुंदर है, जैसा हमें पसंद है बिल्कुल वैसा है। मेहर रूम की एक वॉल की तरफ जाता है और देखता है वह सिमरन की पैदा होने के दिन से लेकर उनकी शादी तक की पिक्चर्स थी। समर कहता है, ये वॉल बाबासा और मासा ने मिलकर रेडी की है, वही रूम हमेशा लॉक रहता था, हम भी अलाउड नहीं थे, जैसे आपकी कोई पिक आदि अंकल बाबासा को व्हाट्सएप करते वो अगले दिन उस पिक्चर को यहाँ लगा देते। आपके बिना उन दोनों ने ये साल इस दीवार पर लगी आपकी पिक्चर्स को देखकर निकाले हैं। वो दोनों जी भर कर रोते भी यही थे, आपसे बातें करना है। ये सब सुनकर सिमरन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मेहर आंसू पोंछकर कहता है, अब रोने के दिन उन लोगों के हैं जो इन सब सिचुएशन के जिम्मेदार है। समर भी मेहर की बात हाँ भरता है और वहां से चला जाता है क्योंकि वो अपनी प्रिंसेस का रोता हुआ चेहरा नहीं देख पा रहा था। मेहर फ्रेश हो सिमरन के रूम में बने स्टडी रूम में अपनी मीटिंग अटेंड करने चला जाता है और सिमरन फ्रेश होकर नीचे हॉल में आ जाती है। जब वो नीचे आती है तो उसे वहां कोई नजर नहीं आता क्योंकि सभी अपने अपने रूम में थे। सिमान किचन की तरफ चली जाती है। इस वक्त डिनर रेडी हो रहा था। महल का किचन था जो बहुत बड़ा था। सिमरन को भी डिनर बनाने की इच्छा होती है पर शेफ डरकर कहते हैं, प्लीज मैम आप रहने दीजिए, आपको जो भी खाना हो हमें बताएं, हम अभी बना देंगे। सिमरन कहती है, आप सभी हमारी हेल्प कीजिए, ये हमारा आदेश है जिसे आपको मानना ही पड़ेगा। शेफ क्या करते बेचारे, उन्हें सिमरन की बात माननी पड़ी। सिमरन मीठे में रबड़ी का घेवर और मैसूर पाक बनती है, उसके अलावा गट्टे की सब्जी, भरवा भिंडी, दाल फ्राई, कबूली और दही बड़े बनाती है। किचन के सारे स्टाफ ने उसकी मदद की थी जिससे सारा खाना जल्दी बन गया। सभी को सिमान का बिहेवियर बहुत पसंद आया। सिमान फ्रेश होने अपने रूम में चली जाती है, अभी डिनर में थोड़ा टाइम था। चैप्टर 55।
सिमरन सभी परिवार वालों से मिलती है। इसमें उसकी केसर यानी उसकी बुआ से सीधी बहस हो जाती है। कुलगुरु को बुलाकर सिमरन के राज्याभिषेक के बारे में भी बात होती है। को केसर को बुरी लगती है, लेकिन उसकी वहाँ वैसे भी कोई अच्छी इमेज नहीं थी। सिमरन और मिहिर फ्रेश होने अपने रूम में चले जाते हैं। सिमान को अपना रूम बहुत पसंद आता है, उसकी बहुत सारी पिक्चर्स होती है। मिहिर फ्रेश होकर अपनी मीटिंग के लिए स्टडी रूम में चला जाता है और सिमरन फ्रेश होकर नीचे चली जाती है। अब आगे सिमरन हॉल में जाती है, जहां कोई नहीं दिखता तो वो किचन में चली जाती है और किचन स्टाफ की मदद से सबके लिए डिनर रेडी करती है। में गट्टे की सब्जी, भरवा, भिंडी, कबूली, दही बड़े और मीठे में राबड़ी का घेवर और मौसूर पाक बनाया। अभी डिनर में टाइम था तो वो फ्रेश होने चली जाती है। अभी सिमरन डार्क पिंक कलर का फ्रॉक सूट पहनती है, आंखों में काजल, माथे पर पिंक कलर की बिंदी लगाकर बहुत सुंदर लग रही थी। तभी पीछे से आकर मिहिर सिमरन की मांग भर देता है और कहता है, महारानी ये अधिकार मेरा है, और प्यार से उसके माथे पर किस कर लेता है। सिमरन मिहिर के गले लग जाती है, फिर चेहरा ऊपर करके कहती है, आप जल्दी से फ्रेश हो जाए, डिनर का टाइम होने वाला है। मिहिर फ्रेश होने चला जाता है। सिमरन मिहिर के कपड़े निकल कर रख देती है। थोड़ी देर में दोनों रेडी होकर नीचे आ जाते हैं। उन दोनों के आने से पहले सब डाइनिंग टेबल पर आ चुके थे। यहाँ का डाइनिंग टेबल बहुत बड़ा था, सभी लोगों के बैठने के बाद भी कई चेयर्स खाली थी। उन दोनों को साथ में आता देख सिमरन की दादी कहती है, दोनों की जोड़ी कितनी प्यारी है, किसी की बुरी नजर ना लगे। मिहिर सिमरन का हाथ पकड़कर नीचे आ रहा था। ये देख आशी धीरे से निशा से कहती है, मोम इन दोनों को कब अलग करोगे। यही बात रेवा केसर से कहती है तो केसर कहती है, अब तो सिमरन की मौत ही दोनों को अलग कर सकती है और वो जल्दी ही हो जाएगी। मैंने सारा इंतजाम कर रखा है, तुम चिंता मत करो, मिहिर तुम्हारा ही होगा। सिमरन आकर करण जी के पास बैठती है और उसके पास मिहिर बैठता है। मिहिर के पास समर बैठा था। रेवा कहती है, मिहिर जी मैंने आपके लिए यहाँ जगह रखी है और आप वहाँ बैठ गए। अभिनव जी के घर वालों को अब रेवा के लिए डर लग रहा था, क्योंकि मिहिर का नेचर जानते थे और उसका गुस्सा भी। अब मिहिर का गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। वो सीधा रेवा से बोलता है, मुझे लगता है ये तुम्हारी आदत है, पराया आदमी पर डोरे डालना और ये अदब मुझ पर आजमाने की कोशिश मत करना। तुम अभी तक मुझे जानती नहीं हो, अगर मेरे दिमाग में चढ़ गई ना तो ऐसा गायब करवाऊंगा, तुम्हारी हड्डियां भी किसी को नहीं मिलेगी। इसलिए मैं जब तक शांत हूँ तब तक ही ठीक है, और मेरे लिए आदमी औरत सब इक्वल है। बुआ जी, लगता है आपकी बेटी अपनी बहन के पति से ही आकर्षित हो रही है, इनके लिए जल्दी से कोई लड़का देख शादी करवा दीजिए। फिर वापस रेवा की तरफ देखकर कहता है, यहाँ अभी बस अब डिनर करने आए हैं, उस बीच मुझे कोई फालतू बात नहीं चाहिए। महेंद्र जी मिहिर का गुस्सा देख सर्वेंट से खाना सर्व करने का कहते हैं। जैसे ही सब खाना देखते हैं खुश हो जाते हैं। करण जी मेन शेफ को बुलाकर कहते हैं, आज तो तुम्हें इनाम मिलना चाहिए, जो इतना बढ़िया डिनर रेडी किया, खुशबू से ही लग रहा है खाना कितना टेस्टी होगा। शेफ डरकर हाथ जोड़ लेता है। सूर कहता है, ये डिनर आज हमने किसी ने नहीं बनाया, आज का डिनर सिमरन बिटिया ने बनाया है। महेंद्र जी बोलते हैं, तो जल्दी सर्व करो, आज हम स्पनी पोती के हाथ का डिनर करेंगे। करण जी सिमरन को अपनी बाहों में भर लेते हैं। सभी जब खाना खाते हैं सिमरन की बहुत तारीफ करते हैं। सिमसा कहती है, लता तुमने सिमरन एक नौकरानी की तरह रखा, लेकिन खाना अच्छा बनाना सिखा दिया। लता कुछ नहीं बोली। सबने बड़े आराम से खाना खाया। महेंद्र जी ने सिमरन को अपने पास बुलाकर अपने गले में पहनी हुई चैन खोलकर सिमरन को पहना दी। ये चैन उनके पुरखों की थी, जो बहुत कीमती थी। ऐसे ही सबने गिफ्ट दिए, क्योंकि उनके घर की बेटी ने पहली बार कुछ बनाया था। करण जी ने एक गोल्ड का पेन दिया और सिमसा ने गोल्ड की घड़ी दी, जिसमें करोड़ों के हीरे जड़े हुए थे। सभी डिनर कर अपने अपने रूम में चले जाते हैं। मिहिर रूम में जाते हुए सिमरन को जल्दी आने का इशारा कर देता है, जिस पर सिमरन पलके झपकाकर हामी भर देती है। वो थोड़ी देर अपने परिवार के साथ बैठती है और फिर रूम में चली जाती है। रूम में हकार फ्रेश होती है, तब तक मिहिर फ्रेश हो चुका था। दोनों वही रूम में आराधना करने बैठ जाते हैं। करीब 1 घंटे तक आराधना करते हैं, जिसमें दोनों की शक्तियां मिल रही थी और मिलकर दोनों के चरों और सतरंगी वलय बना रही थी। अब सिमरन और मिहिर के ललाट के मध्य नारंगी रंग का वलय बन रहा था, जिसमें से लाल रंग की किरणें निकला रही थी। आराधना कर दोनों बाहर बालकनी में खड़े होते हैं। मिहिर ने सिमरन को कमर से पकड़ हुआ था और सिमान का सिर मिहिर के सीने पर था। मिहिर कहता है, क्या हुआ, आप उदास क्यों लग रही है, किसी ने कुछ कहा क्या। सिमरन कहती है, नहीं महाराज कुछ नहीं, पर कभी कभी डर लगता है कहीं रेवा या आशी आपको मुझसे छीन ना ले। चैप्टर 56। सभी सिमरन के हाथ के बने हुए डिनर की तारीफ करते हैं। सर उसे गिफ्ट देते हैं। रेवा किसी भी तरह मिहिर को अपना बनाना चाहती थी, जिसके लिए वो हर वक्त उसके पास आना चाहती है, लेकिन मिहिर ना तो जगह देखता है और ना लोग। वो तो अपना सारा गुस्सा उसकी इंसल्ट करके निकल देता, लेकिन फिर भी रेवा एक ढीठ लड़की थी, उसके कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आगे
सुबह के वक्त सिमरन जल्दी उठ जाती है क्योंकि उसे जल्दी जगाया जाता था, तो अब ये आदत में आ गया है। मिहिर महल के जिम जा चुका था। वह समर और सिराज पहले ही एक्सरसाइज कर रहे थे। मिहिर को देखते ही उसका अभिवादन करते हैं। तीनों एक्सरसाइज करने लगते हैं। मिहिर कहता है, समर ये रेवा क्या हमेशा यही रहती है, अपने घर नहीं जाती क्या? सिराज कहता है, क्या हुआ, आप बहुत परेशान लग रहे हैं। मिहिर कहता है, हाँ मैं सोच रहा हूँ सिमरन अभी तक उसकी बातों को इग्नोर कर रही है, लेकिन उसका भरोसा नहीं है। उसको अगर गुस्सा आ गया तो वो पता नहीं क्या करेगी। समर कहता है, आप चिंता ना करें, अगर सिमरन कुछ कर भी दिया तो कोई उसे कुछ नहीं कहेगा क्योंकि सब रेवा की बदतमीजी को देख रहे हैं। फिर तीनों बिजनेस की बातें करने लग जाते हैं। ऐसे ही 4 घंटे जिम करने के बाद मिहिर अपने रूम में आता है तो सिमरन को देखता ही रह जाता है। आज सिमरन ने पीले रंग की साड़ी पहनी थी। उस पर पूरा साज श्रृंगार करके वो बहुत ही प्यारी लग रही थी। उसकी नीली आंखों में काजल, उस पर बड़ी बड़ी पलकें मिहिर को अपने में जैसे डूबा रही थी। मिहिर देखे देखते उसके पास चला जाता है और ड्रेसिंग टेबल से सिंदूर डैनी उठाकर उसकी मांग भर देता है। सिमरन कहती है, ऐसे ही देखते रहोगे ता जाकर फ्रेश होंगे। मिहिर जल्दी से सिमरन को अपनी बाहों में भर लेता है और कहता है, काश ये पल यही थम जाए, रुक जाए बहती हवा, हम यही तुम्हें अपनी बाहों के घेरे में समेटे हुए ताउम्र गुजार दे तेरी पनाहों में। सिमरन कहती है, महाराज अब जाए, जल्दी से रेडी हो जाए प्लीज। तकल्लुफ ना कर गुजारिश ना कर, तू अपने इश्क की आजमाइश, हम तो बस गुलाम है तेरे, तू तो कर बस ख्वाहिश। ये कहते हुए मिहिर बाथरूम में चला जाता है। सिमरन ना में अपना सिर हिला देती है और वही सोफे पर बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद सभी ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। महेंद्र जी कहते हैं, अभी थोड़ी देर बाद कुलगुरु पधारने वाले हैं सिमरन के राज्याभिषेक संबंधित बात करने के लिए। वही मुहूर्त निकालेंगे, आप सभी यही रहना। तभी केसर और जोरावर एक दूसरे को इशारा करते हैं। जोरावर मन ही मन सोचता है, कैसे भी करके इस सिमरन को रास्ते से हटाना पड़ेगा, नहीं तो मुझे ये सारी प्रॉपर्टी कभी नहीं मिलेगी। ये बात मिहिर और सिमरन दोनों ही सुन लेते हैं लेकिन कहते कुछ नहीं है। ब्रेकफास्ट के बाद मिष्टी और नीति दोनों ही गार्डन में टहल रही थी। तभी मिस हाथिब की नज़र वहां से गुजरते हुए समर पर पड़ती है। वो उसे देखते रह जाती है। गोरा रंग, लंबा कद, बहुत ही हैंडसम लग रहा था। मिष्टी उसे देख कुछ सोचने लग जाती है। नीति ने जब तक मिष्टी की नज़र देख ली थी, वो उसे छेड़ते हुए कहती है, पसंद हो तो बात चलाओ। मिष्टी उसे डांट कर चुप कर देती है। थोड़ी देर बाद कुलगुरु अपने एक शिष्य के साथ वहां आए हैं। महेंद्र जी और करण जी उनका आदर सत्कार करते हैं और उन्हें आदरपूर्वक बैठाते हैं। सिमरन आकर कुलगुरु के चरण छूती है। कुलगुरु जल्दी से खड़े हो जाते और हाथ जोड़कर कहते हैं, प्रणाम महारानी। महाराज कहाँ है? तभी मिहिर वहां ही होता है। वो भी आकर कुलगुरु का अभिवादन करता है। कुलगुरु उन्हें झुकने का माना करते हुए उसके आगे हाथ जोड़कर प्रणाम महाराज कहते हैं। अपने सामने महाराज और महारानी को खड़े देख कुलगुरु उन दोनों के आगे हाथ जोड़ कहते हैं, आज मेरा जीवन सफल हो गया जो आप दोनों को साक्षात देख लिया। मिहिर कहता है, आप गुरु हैं और गुरु का स्थान तो भगवान से भी ऊंचा है, इसलिए आप हमारे आगे हाथ मत जोड़िए, आप तो बस वही हाथ आशीर्वाद देने के लिए उठाए और उन्हें उनके स्थान पर बैठा देता है। सभी आश्चर्य से देख रहे होते हैं। तब जी महेंद्र जी कहते हैं, गुरुजी सिमरन का राज्याभिषेक करना है, आप उचित मुहूर्त बता दीजिए। गुरुजी कहते हैं, जहां और जिस समय ये दोनों उपस्थित है वो दिन और समय हमेशा ही शुभ है, फिर भी हम कहेंगे परसों दिन अत्युत्तम है। ये सुनकर सभी के चेहरे खिल जाते हैं। कुलगुरु सिमरन को देखकर कहते हैं, अब कोई कुछ नहीं कर पाएगा और जो कुछ करने कोशिश करेगा तो मुंह की खाएगा। फिर केसर को देखते हैं और कहते हैं, हर पाप की सजा यही मिलती है और जब पाप ज्यादा हो जाए तो सजा भी बहुत भारी मिलती है। सिमसा और करण जी के सिर पर हाथ रख कशते हैं, अब कोई चिंता करने की जरूरत नहीं शेरनी है, अब तुम्हारी बेटी ल सबका चुन चुनकर शिकार करेगी। कुलगुरु विदा लेकर वहां से चले जाते हैं। महेंद्र जी, करण, समर, सिराज और रंजीत से राज्याभिषेक की तैयारी हेतु बात करने के लिए सपने स्टडी रूम में चले जाते हैं। घर की लेडीज वही हॉल में बैठने लग जाती है। थोड़ी हंसी मजाक होने लग जाती है। थोड़ी देर बाद हॉल हंसी ठहाकों से गूंज जाता है। मिहिर सिमरन का हाथ पकड़ उसे गार्डन में बने स्विमिंग पूल के तरफ चला जाता है। सिमरन क्षति है, महाराज सब क्या सोचेंगे आप ऐसे हमें। चैप्टर 57। कुलगुरु सिमरन के राज्याभिषेक का मुहूर्त निकल देते हैं एवं साथ ही सभी को आशीर्वाद भी देते हैं। सभी बहुत खुश होते हैं। मिहिर सिमरन को हाथ पकड़ स्विमिंग पूल की तरफ ले जाता है। अब आगे सिमरन मिहिर को कहती है, महाराज आप ऐसे मुझे ले आए, सब क्या सोचेंगे। मिहिर कहता है, कोई कुछ नहीं सोचेगा, सबको पता है आप हमारी पत्नी है और अपनी पत्नी को कहीं ले जाने या कुछ पल साथ बिताने के लिए मुझे किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। दोनों वही बैठ जाते हैं। मिहिर कहता है, आज आप जल्दी रूम में आना, हमें कुछ जरूरी बात करनी है आपसे।
सिमरन हाँ में जवाब देती है। मिहिर कुछ सोच रहा था। सिमरन कहती है महाराज आप कुछ चिंतित लग रहे हैं। मिहिर कहता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, चलो अंदर चलते हैं। सिमरन को कुछ समझ नहीं आता, वो गहराई से मिहिर के फेस को देखती है। इधर किचन में लंच रेडी कर रहे थे शेफ, तो वह केसर आती है और शेफ को कुछ काम बताकर स्टोव में भेज देती है। सारा खाना चच करती है, फिर देखती है फ्रिज में बोल में खीर पड़ी है। वो एक कटोरी में कुछ पाउडर जैसा पदार्थ मिला देती है और उस कटोरी पर कुछ चिन्ह कर देती है जिससे उसे उस कटोरी का पता चले। अपना काम करके वो चुपचाप किचन से निकल जाती है, लेकिन उसे ये पता नहीं था कि किचन में भी कैमरा लगा हुआ है जिसका पता सौरव करण जी को था। सिमसा जब हॉल में बैठी थी तो उसने केसर को किचन की तरफ जाते देख लिया था, लेकिन इतना ध्यान नहीं दिया। सभी अपने अपने रूम में थे। मिहिर ने सिमरन का हाथ पकड़ा और कोई मंत्र बोला। अगले ही पल दोनों एक पहाड़ी पर थे। वहां काली मां का बहुत पुराना मंदिर था। दोनों उस मंदिर में जाते हैं जहां पहले से एक पंडित जी बैठे थे। दोनों मां के आगे प्रणाम कर पंडित जी को भी प्रणाम करते हैं। पंडित जी देख नहीं सकते थे फिर भी बोलते हैं आ गए तुम दोनों, बहुत इंतजार करवाया। ऐसा बोल मिहिर और सिमरन के सर पर हाथ रख देते हैं। सर पर हाथ रखते हैं पूरे मंदिर में सफेद प्रकाश फैल गया। सिमरन को अपने पिछले जन्म जिसमें वो महारानी आश्लेषा थी उस जीवन से जुड़ी सारी घटनाएं दिखाई देती है, जिसमें वो अपनी और मिहिर की मृत्यु भी देखती है। जिसके बाद वो विचलित होकर आंखें खोल देती है और उसकी आंखों से लगातार अश्रु बहने लगते हैं। वो मिहिर पैरों में गिर जाती है और फुट फुट कर रोने लगती है। बस रोते रोते यही कहती है महताज हमें माफ कर दीजिए, हम अपने बच्चे को नहीं बचा सके। हमने आपसे वादा किया था आपका साथ निभाने का और अपने बच्चे की रक्षा करने का, लेकिन हम नहीं कर पाए, हम अपना वादा नहीं निभा पाए। मिहिर सिमरन को गले लगा लेता है और कहता है महारानी आपकी कोई गलती नहीं, आप तो अंतिम समय तक लड़ी लेकिन दुश्मन तो अपने ही थे, उनकी वजह से हम अपने बच्चे को नहीं बचा पाए। आप दुखी मत हो, अब हम दोनों साथ हैं, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। आज माँ आपको आपकी बची हुई शक्तियाँ प्रदान करेगी, इसलिए हम ये आए हैं। पंडित जी दोनों को एक थाल देते हैं जिसमें माँ को चढ़ाया जाने वाला चढ़ावा था। दोनों माँ की पूजा कर उस थाल में जो सामग्री थी वो माँ को भेंट करते हैं। फिर दोनों हाथ जोड़कर आंखें बंद करके खड़े हो जाते हैं। माँ की मूर्ति में से प्रकाश निकलकर दोनों पर गिरता है। दोनों का शरीर सफेद प्रकाश में चमक रहा था। थोड़ी देर बाद प्रकाश बंद हो जाता है। पंडित जी दोनों को कहते हैं आज आप दोनों को आपकी संपूर्ण शक्तियां प्राप्त हो गई है। आप दोनों जुड़ा होकर फिर मिल गए हैं और जो खोया है जल्द वो भी मिल जाएगा। वो आप दोनों से भी ज्यादा शक्तिशाली होगा जिसके आभास मात्र से ही दुश्मन कांप जाएंगे। आप दोनों साथ में एक लंबा जीवन जिएंगे और इस बार आप दोनों को कोई अलग नहीं कर पाएगा। थोड़ी देर बाद दोनों पंडित जी से विदा लेते हैं और पुनः अपने कमरे में आ जाए हैं। सिमरन उदास होती है। मिहिर उसका सर अपनी गोद में रख उसके बालों को सहलाते हुए कहता है महारानी ऐसे उदास रहेगी तो हमारा मन भी नहीं लगेगा। अब हम दोनों साथ हैं, अब हमें कोई अलग नहीं कर पाएगा और जब हम वापस आए हैं तो हमारा बच्चा भी वापस आएगा। अगर आपको जल्दी चाहिए तो हमें बता दीजिए, हम रोज कोशिश करेंगे। सिमरन जैसे ही मिहिर की बाद वाली बात सुनती है शर्म से अपनी आंखें बंद जार लेती है। मिहिर उसे सीने से लगा लेता है और कहता है ऐसे शर्माएगी तो हमारी इच्छा कैसे पूरी होगी। सिमरन कहती है महाराज बस अब ऐसा कुछ मत बोलिए, हमें बहुत शर्म आ रही है। मिहिर कहता है अच्छा ठीक है, फ्रेश हो जाए, लंच टाइम हो गया है। सिमरन फ्रेश होने चली जाती है। मिहिर अपने मन में कहता है महारानी आप अब कमजोर नहीं पड़ सकती, इस बार दुश्मन यहाँ भी है और वहाँ भी है। हम आपको अब किसी हालत में कमजोर और किसी तरह से मजबूर नहीं होने देंगे, ये वादा है हमारा खुद से। सिमरन और मिहिर दोनों नीचे आ जाते हैं। सभी वही थे, सर डाइनिंग एरिया में आ जाते हैं। जब सब खाना खा लेते हैं तो केसर थोड़ा जोर से सर्वेंट से कहती है फ्रिज में जो खीर पड़ी है वो भी लाओ। सर्वेंट जाकर खीर के बोल की ट्रे लेकर आता है। केसर उसे अपने पास बुलाती है और ट्रे को अपने सामने रखने का कहती है। सर्वेंट वैसा ही करता है और ट्रे केसर के संबे रख देता है। चैप्टर 58। सिमरन और मिहिर को काली मां के मंदिर में उनकी बची हुई सारी शक्तियां प्राप्त हो जाती है और साथ सिमरन को अपने आश्लेषा के जीवन में घटित सारी घटनाएं दिखाई देती है, जिसमें सबसे ज्यादा विचलित वो अपने बच्चे को ना बचा पाना और मिहिर का साथ ना निभा पाने से होती है। सिमरन को मिहिर शांत करवाता है और कहता है जब हम मिल गए तो हमारा बच्चा भी हमें मिल जाएगा। जब दोनों कमरे में आते हैं तब तक खाने का टाइम हो जाता है तो फ्रेश होकर नीचे चले जाते हैं। सभी डाइनिंग टेबल पर होते हैं। केसर खीर मंगवाती है। अब आगे महेंद्र जी कहते हैं केसर जिसे लेनी होगी खीर वो ले लेंगे, आप अपना भोजन कीजिए। लेकिन केसर नहीं मानती और सिमरन को वो खीर वाला बोल दे देती है। मिहिर जो सिमरन के पास ही बैठा था उसे दिख जाता है कि खीर में पॉइजन मिला हुआ है। वो मन से सिमरन से कांटेक्ट कर उसे बता देता है। हालांकि मिहिर को पता था कैसा भी जहर उन दोनों का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन केसर को सबक सिखाना जरूरी था।
सिमरन कहती है भुआ साहब बड़ी है इसलिए पहले आप खीर खाए और वो चम्मच खीर लेकर केसर के मुंह के आगे कर देती है और केसर अब मुंह नहीं खोलती तो ददिसा यानी केसर की माँ कहती है केसर बाईसा ये इतने प्यार से आपको खीर खिलाना चाहती है आप मुंह क्यों नहीं खोल रही। केसर तब भी मुंह नहीं खोलती तब करण जी गुस्से से कहते हैं केसर मुंह खोलिए हमारी प्रिंसेस के हाथ दर्द हो रहे होंगे इतनी देर से लेकर खड़ी है। केसर मुंह खोलती है और सिमरन 3-4 चम्मच खीर उसे खिला देती है एंड केसर की डर के मारे हालत खराब हो रही थी उसे इतनी जल्दी मारना नहीं था वो जहर भी ऐसा था जो अपना असर 10-15 मिनट बाद दिखा देता है। सभी आराम से खाना खा रहे थे जब सब उठने लगते हैं तो केसर अपनी चेयर से गिर जाती है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। सभी केसर के पास जाते हैं रेवा तो रोना शुरू कर देती है और जोरावर केसर को उठकर हॉस्पिटल भगत है साथ में समर और सिराज भी जाते हैं। दूसरी गाड़ी में करण जी और सिमसा के साथ महेंद्र जी भी जाते हैं। हॉस्पिटल पहले ही फोन कर दिया जाता है अखिले ये हॉस्पिटल महेंद्र जी का ही था। केसर को एडमिट कर लिया जाता है डॉक्टर अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं। थोड़ी देर बाद वार्ड में से डॉक्टर बाहर आता है और करण जी कहता है इन्हें जहर दिया गया है। ये सुन सभी के दिमाग सुन्न हो जाते हैं। सिमसा कहती है केसर बाईसा ने तो बस खीर ही खाई थी कोई कुछ नहीं बोलता। महल में फोन करके सभी को इन्फॉर्म कर दिया कि केसर अब ठीक है। थोड़ी देर बाद जोरावर कहता है मासा को खीर तो सिमरन ने खाई थी इसका मतलब सिमरन ने जहर दिया है मासा को इसीलिए वो हॉस्पिटल भी नहीं आए। समर को गुस्सा आ जाता है वो कहता है अपनी बकवास बंद करो इस बारे में बात महल जाकर होगी यह नहीं है। लगभग रात को 10 बजे तक केसर को डिस्चार्ज कर दिया जाता है। घर जाकर करण जी सभी से कहते हैं केसर की नस देखभाल कर लेगी। सभी अपने अपने रूम में चले जाते हैं। करण जी फ्रेश होकर अपने स्टडी रूम में जाकर अपने लैपटॉप पर किचन की फुटेज चेक करते हैं जिसमें वो केसर की करतूत देख लेते हैं। मिहिर और सिमरन अपने रूम में होते हैं दोनों बेड पर होते हैं। सिमरन सोने की कोशिश कर रही थी मिहिर उसे कमर से पकड़कर अपने पास खींच लेता है। सिमरन उसकी आंखों में देखने लगती है। मिहिर कहता है सो जाओ आपको अभी नींद की जरूरत है आज वाली घटना कुछ नहीं आगे इससे भी अधिक होगा हमें मिलकर उनका सांबा करना होगा। सिमरन मिहिर के सीने पर सिर रखकर सो जाती है। मिहिर उसके बालों को सहलाता है। थोड़ी देर बाद दोनों सो जाते हैं। सुबह का वक्त महेंद्र जी और करण जू केसर के रूम में थे। जोरावर भी वही खड़ा था। केसर कहती है सिमरन ने हमें जान से मारने की कोशिश की है उन्होंने ही खीर में जहर मिलाया होगा। जोरावर कहता मासा आप चिंता मत करो मैं खुद सिमरन से बात करूंगा। ऐसा बोलकर जोरावर वह से बाहर चला जाता है। सभी नाश्ता करते हैं। जोरावर वह कुछ बोलने को हो रहा है तो करण जी कहते हैं जोरावर अभी नाश्ता करो वो कुछ नहीं बोलता। जब सभी लिविंग हॉल में बैठे थे तो नस की मदद से केसर भी वहां आ जाती है। तभी जोरावर कहता है सिमरन तुमने मासा की खीर में जहर मिलाया क्यों? अगर हम तुम्हें पसंद नहीं है तो हम यहाँ से चले जाएंगे लेकिन तुम्हें किसी को जान से मारने का कोई अधिकार नहीं है। सिमरन को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है क्या सबूत है कि मैंने खीर में जहर मिलाया? वैसे तो मैं ये भी कह सकती हूँ कि मारने की कोशिश तो हमें की गई थी वो तो मैंने खीर भुआसा को खिला दी नहीं तो आज उनकी जगह हम होते। महल में किसी का ध्यान इस बात पर नहीं गया या शायद वो सभी नहल गए थे कि वास्तव में वो खीर तो सिमरन को दी थी केसर ने। अब सभी को जिन्हें वास्तव में सिमरन से प्यार होता है वे डर जाते हैं अगर वो खीर सिमरन खा लेती तो क्या होत चल। अब कर देखते हैं कैसे सिमरन या करण जी सभी के सामने केसर का राज खोते हैं या नहीं। बहुत मेहनत लगती है लिखने में लेकिन आप लोग तो बस पढ़कर चले जाते हैं कोई रेटिंग नहीं कोई रिव्यू नहीं। चैप्टर 59 सिमरन की जिद के आगे केसर को वो जहर मिली खीर खानी पड़ती है जिससे थोड़ी देर बाद उसकी तबीयत खराब हो जाती है और उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है जहां ट्रीटमेंट के बाद डॉक्टर जेसर को खतरे से बाहर बताते हैं और साथ में ये भी कहते हैं कि इन्हें जहर दिया गया था। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज के बाद केसर को पुनः महल लाया जाता है। सुबह जब सब नाश्ता करने के बाद लिविंग हॉल में बैठे थे तो नस की मदद से केसर भी वहां जाती है। तब जोरावर सीधा सिमरन को कहता है कि उसने उसकी मां को जहर क्यों दिया। अब आगे सिमरन को उसकी बात पर गुस्सा आ जाता है और वो भी डायरेक्ट जोरावर से कहती है वो खीर आपकी मादा हमें खिलाने वाली थी इसका मतलब ये उनकी साजिश थी हमें मारने की। सिमरन की बात सुनकर सभी अचंभित हो जाते हैं सिवाय मिहिर के क्योंकि मिहिर इस बारे में पहले ही जानता था और करण जी भी। सभी सिमरन को देखते हैं तभी अभिनव जी बोल पड़ते हैं केसर बाईसा सिमरी बेटा सही कह रही है कल आप ही थी को जबरदस्ती सिमरन को खीर लेने का बोल रही थी और जब वही खीर सिमरन ने आपको खाने को कहा तो आपने काफी ना कर के बाद जबरदस्ती खीर खाई थी। इसका मतलब वास्तव में वो जहर वाली खीर आप ही सिमरन के लिए लाई थी। ये सभी को केसर पर गुस्सा आ रहा था लेकिन नव्या आशी और लता खुश हो रहे थे कि उनकी टीम में न्यू मेंबर की एंट्री होने वाली है। मिहिर करण जी को कुछ इशारा करता है तो करण जी कहते हैं इस बात का सलूशन बाद में देखेंगे पहले कल को होने वाले फंक्शन के बारे में तैयारी करनी है।
महेंद्र जी करण, समर और सिराज को सभी गेस्ट्स को बुलाने का कहता है तो करण जी कहते हैं बाबा साहब हमने पहले ही सारे गेस्ट्स को इनवाइट कर दिया है और सबके रहने का इंतजाम महल के एरिया में ही बने विलास में कर दिया है और आज शाम तक आना शुरू भी हो जाएंगे। समर और मेहर अपने अपने हेड बॉडीगार्ड से बात कर महल की सिक्योरिटी बाधा देते हैं क्योंकि ये फंक्शन गरन लेवल का था जिसमें कई पॉलिटिशियन, अन्य राजपरिवार के लोग और कई वक्त आने वाले थे। महल की सारी व्यवस्था की बागडोर समर और सिराज के हाथ में थी जिसमें निखिल, आशु और नितिन भी हेल्प कर रहे थे। अलमेहर का असिस्टेंट और दोस्त जो पार्टनर भी थे वो यहीं से सारी मीटिंग्स और डील देख रहे थे। कुल मिलकर अभी तक सब कुछ अच्छा चल रहा था। इधर केसर जब अपने रूम में होती है तब लता वहां आती है और कहती अब कैसी तबीयत है आपकी केसर बाई साहब? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि सिमरन ने आपको जहर देकर मारने की कोशिश की। केसर कहती है पता नहीं उसे मुझसे क्या परेशानी है जो उसने ऐसा किया, मैं तो वैसे भी राजतिलक के बाद अपने घर चली जाती। लता कहती है क्यों, ये महल आपका भी तो है, आप क्यों जाएगी और जाना भी है तो सिमरन जाएगी। वैसे भी इतने सालों तक तो आप और आपके बच्चे ही यहाँ रहे, उसे तो यहाँ आए हुए 5 दिन भी नहीं हुए हैं। केसर कहती है हमारा दर्द कौन समझेगा, इतने सालों का किया किसी को याद नहीं है, याद है तो सिर्फ सिमरन। लता कहती है ऐसे कैसे, हम हैं ना आपके साथ, आपका दर्द भी समझते हैं और आपके दर्द को दूर करने में आपका साथ भी देंगे। ये सुनते ही केसर के फेस पर शातिर स्माइल आ जाती है जिसे देख लता भी मुस्कुराने लगती है, जो ये बता रही थी कि ये मिलकर कुछ बड़ा करने वाली है जो सिमरन के पक्ष में तो बिल्कुल भी नहीं होगा। सिमरन अपने रूम में अपनी साधना कर रही थी, आज उसका मन बहुत भारी था तो उसे शांत करने के लिए वो साधना करने लगती है जिससे उसके चारों ओर सतरंगी वलय बन जाता है। उसके ताप के तेज से पूरा रूम प्रकाशमान हो जाता है। कुछ समय बाद धीरे धीरे वलय समाप्त होने लगता है और सिमरन अपनी आंखें खोल देती है। इस वक्त सिमरन का रूप बहुत अलौकिक लग रहा था, उसे डलकर कोई भी कह सकता था कि वो इस दुनिया की है ही नहीं, वो तो एक अतिसुंदर अप्सरा लग रही थी। मेहर रूम में आकर सिमरन को देखता है जो सोफे पर बैठी थी। मेहर उसके पास जाकर बैठ जाता है, उसकी कमर में हाथ डालकर उसे अपनी ओर खींच लेता है। सिमरन कहती क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हो? मेहर कहता है महारानी ऐसे और वैसे हर तरह से आपको देखने का अधिकार सिर्फ मेरा है और अभी उसी अधिकार का उपयोग कर रहे हैं। मेहर कहता है महारानी आप हर तरह तैयार है, ये दुश्मन से मिल रहा है और आपके खिलाफ साजिश रचने को तैयार है। सिमरन कहती है महाराज आप चिंता मत कीजिए, इस बार ना हम अपना वादा तोड़ेंगे ना ही किसी दुश्मन को छोड़ेंगे। पिछली बार की तरह इस बार कुछ नहीं होगा और यहाँ के दुश्मनों को तो तड़पा तड़पा कर मारेंगे, उन्हें जीते जी नरक के दर्शन करवाएंगे। हम सब जानते हैं कौन किससे मिला है और कौन क्या साजिश रच रहा है, अभी बस किसी कारण से चुप है। जैसे ही वो कारण नहीं रहेगा फिर वो हमारा बदला देखेंगे, यहाँ वाले भी और वहाँ वाले भी। मेहर सिमरन को अपने गले लगा लेता है क्योंकि सिमरन से उसका गुस्सा कंट्रोल नहीं हो रहा था। मेहर उसके बालों को सहलाकर उसे शांत करता है, कहता है महारानी आप बात अभी शांत रहिए, ऐसे आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। कल आपके जीवन का महत्वपूर्ण दिन है, उसकी तैयारी करते हैं।